गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम लोग पॉलीमर को आगे बढ़ाएंगे। इसका हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, 4 लेक्चर, पॉलीमर 1, पॉलीमर 2, पॉलीमर 3 और पॉलीमर 4। अभी पॉलीमर 5 है, एक और छोटा सा लेक्चर आएगा पॉलीमर 6, उसी के साथ लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो जो लाल बटन दिखाई दे रहा होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो का अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल पीएचबीवी। तो टॉपिक डालिए पीएचबीवी, टॉपिक डालिए पीएचबीवी। पूरा नाम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। हाँ, तो पीएचबीवी का पूरा नाम क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, पीएचबीवी। ठीक है, पता है इसका जो आप नाम देख रहे हैं, इसके नाम में ही इसके मोनोमर है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट और बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। सवाल ये है कि सर हाइड्रोक्सी मतलब क्या? OH, और ब्यूट्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्यूटनोइक एसिड को, वह कार्बोऑक्जेलिक एसिड जिसमें कितने कार्बन हो? 4, ब्यूटनोइक एसिड। और बेलेरेट वर्ड यह बता रहा है कि इसमें 5 पेंटनोइक एसिड होंगे। तो इसके मोनोमर तो इसके नाम में ही है। तो चलिए लिखते हैं मोनोमर। फर्स्ट इसके मोनोमर है, हम IUPAC नेम लिखते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बनाइए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या? 3 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक एसिड। चलो थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट क्या यही है? बिल्कुल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट यही है। इसी को हम लोग बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड। आप देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके जस्ट बगल वाला अल्फ़ा और अल्फ़ा के बगल वाला बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी तो है ही और 4 कार्बन को ब्यूट्रेट बोलते ही हैं। IUPAC नेम में बताइए। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को ब्यूटनोइक एसिड, और 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड। सर नेक्स्ट जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट है। हाँ बिल्कुल है। कैसे? फंक्शनल ग्रुप अल्फ़ा बीटा। तो देखिए कॉमन नेम तो यही है, बीटा हाइड्रोक्सी, और 4-5 कार्बन को हम लोग बेलेरेट बोलते हैं। जैसे आपको याद है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लाल चीटी, ब्यूट्रिक एसिड बटर, प्रोपनोइक एसिड वेलेरिक एसिड, यही सब वो वर्ड लेकर आया। ठीक है, अब IUPAC नेम देख लीजिए। 1 2 3 4 5, हाँ 5 है तो पेंटनोइक एसिड है, और 1 2 3 तो 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कोई प्रॉब्लम? तो मोनोमर जान गए। अब हम इसका कंडेंसेशन करके वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर करके पीएचबीवी पॉलीमर बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है, इसको अच्छा से अरेंज कर दीजिए।
तो कैसे लिखेंगे एक बार बता दीजिए। यहाँ पर हम क्या काम कर देते हैं, CH3 को नीचे ले आए, CH2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कितने बार सर, n बार, ये भी इसको भी n बार, तो इसको सामने लाते हैं और ये पूरे ग्रुप को नीचे कर देते हैं। आगे बता दीजिए, CH2 हाँ, अब क्या करना है बताइए। आपको पता है इसका OH और इसका H, बढ़िया है। फिर इसका OH और नेक्स्ट का H, उसी तरह से इसका H और जो नेक्स्ट इधर होगा उसका OH रिमूव हुआ, क्या हुआ, वाटर, क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। बचा क्या क्या बताइए तो, ऑक्सीजन CH नीचे CH3, CH2 बढ़िया है, ये इससे जुड़ जाएगा, आगे बताइए। घेर के कितना बार, क्या लिखेंगे, अब एक क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन, क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। तो ज़रा एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। अब आपके मन में आया कि सर इसको आप ऐसे कैसे लिख दिए, तो देख लीजिए, ग्रुप है ना, बगल में CH2 है, बगल में CH है, CH3 साइड में था तो मैंने नीचे कर दिया, OH ऊपर था तो बगल में कर दिया, बढ़िया। सेम कहानी इसका भी, देखिए COOH, बढ़िया है, CH2 CH2 CH CH, ये सबको मैंने नीचे लाया और इसको, मतलब ये जो ग्रुप दिख रहा है उसको नीचे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमको OH और H निकालने में सहायता मिल गया, बन गया, कोई दिक्कत। तो यही आपका क्या है, PHBV। ये पॉलीएमाइड है कि पॉलिस्टर है, तो आपको दिख रहा होगा ईस्टर बॉन्ड है, तो पॉलिस्टर है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि PHBV कैसा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, पॉलीएमाइड या पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर। नोट कीजिए जल्दी, हम टाइम आपको पहले ही बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा या आपको वीडियो को रोक के लिखना पड़ेगा। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे लिख लीजिएगा, इट इज बायोडिग्रेडेबल कंडेंसेशन कोपॉलीमर। इट इज बायोडिग्रेडेबल कंडेंसेशन कोपॉलीमर, कंडेंसेशन कोपॉलीमर। हो गया। फिर नीचे लिखें, इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन कोपॉलीमराइजेशन of 3 हाइड्रोक्सी, बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक एसिड,
हो गया। फिर नीचे एरो देख के लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक डिवाइस। हड्डी से जुड़ा हुआ जो डिवाइस होते हैं उसके पैकेजिंग, स्पेशल पैकेजिंग करने में, पैकेजिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक डिवाइस एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स। ये क्या है भाई? तो देखिए, पहले नंबर बात ये है कि ऑर्थोपेडिक डिवाइस जो होते हैं, हड्डी से संबंधित जो भी डिवाइस होते हैं उसमें उसके पैकेजिंग करने में, और दूसरी जो बात होते हैं कि इसके द्वारा हम लोग कैप्सूल जानते होंगे, किसी ड्रग्स का, किसी मेडिसिन का पार्ट हम लोग क्या करते हैं, कैप्सूल में रखते हैं। किसी ड्रग्स और मेडिसिन को जब हम कैप्सूल में रखते हैं तो उस कैप्सूल को हम लोग खाते हैं, और खाने के बाद उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। अब ज़रा सोचो ना, अगर वही कैप्सूल पॉलीथीन का बना रहता तो, अब पॉलीथीन को सड़ने में 10,000 साल लगते हैं, और तब तक तुम कितने बार मरते जीते, तो समझ गए होगे। तो भाई वो जो हम लोग ड्रग्स खाते हैं, वो जो कैप्सूल में जो दवा होता है उसको जब हम लेते हैं पानी के साथ, तो इतना आसानी से उससे दवा रिलीज, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अरे तीता सा लगने लगा, मतलब कि मुंह में ही है तब तक ही लगने, अरे यहाँ पे उतर ही नहीं, नीचे जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब इतना जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो PHBB का ही वो कैप्सूल बना हुआ रहता है। तो स्पष्ट करके नीचे लिख लीजिएगा, एरो दे के लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत न रहे। ए ड्रग इज पुट in the capsule of PHBV, in the capsule of PHBV, which is degraded in the body, degraded in the body and drug is released, हाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बायोडिग्रेडेबल कैसा पॉलीमर है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एक एग्जांपल बताइए। तो PHBV, इसी को रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि PHBV कैसा पॉलीमर है। तो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, आपका आंसर बायोडिग्रेडेबल होगा। आंसर शीट पे थप्पड़ मार के लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात आया कि इससे एक और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनता है कि ये किस तरह के बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो ध्यान रखिएगा, पॉलिस्टर है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 भी है, बट वो पॉलीएमाइड, ये पॉलिस्टर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये आता है कि स्पेशल पैकेजिंग में, ऑर्थोपेडिक डिवाइस में, कैप्सूल ड्रग्स को जो रिलीज करता है जो कैप्सूल, वो सब किन सब चीज़ों से बने होते हैं। तो PHBV से, ठीक है। मैंने सारा क्वेश्चन इस पे बताया। मोनोमर आपके हाथ में, इसके नाम में ही इसके मोनोमर है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। हाइड्रोक्सी वर्ड OH को बताता है, बीटा मतलब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सेकेंड कार्बन पर, और ब्यूटेट मतलब 4 कार्बन वाला एसिड, और बेलेट मतलब 5 कार्बन वाला एसिड, ठीक है। इस तरह से आप सोच सकते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं रहा। टॉपिक डालिएगा नेचुरल रबर, हटा दें इसको। टॉपिक डालिए नेचुरल रबर। टॉपिक डालिए पहली पॉइंट कि भाई साहब ये लैटेक्स से मिलता है। क्या चीज़ से मिलता है? लैटेक्स से। अब ये लैटेक्स क्या होता है? तो समझिए कि रबर का जो पेड़ होता है उसके छाल जानते होंगे,
वहीं से हम लोग लैटेक्स को निकालते हैं। ये बिल्कुल दूध जैसा मान सकते हैं, मिल्क। तो रबर के पेड़ के जो छाल होते हैं, उसके जो तना होते हैं, वहाँ से हम लोग लैटेक्स निकालते हैं और यह लैटेक्स बिल्कुल मिल्क जैसा होता है। और आपको पता है इसी लैटेक्स में 30 से 40%, कितना, 30 से 40% रबर होता है। कितना, 30 से 40% रबर। हम क्या काम करते हैं कि इसमें पानी मिला देते हैं, इसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर देते हैं। वाटर के साथ डाइल्यूट करने के बाद एसिटिक एसिड मिलाते हैं। 1% के आसपास में इसमें एसिटिक एसिड भी मिलाते हैं, 1%। इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि ये लैटेक्स में दो चीज़ है, एक तो वाटर है और दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन जैसा होता है। लैटेक्स जो होता है एक कोलाइडल पार्टिकल्स जैसा होता है। इस लैटेक्स में रबर के जो पार्टिकल्स है वो वाटर में डिस्पर्स्ड है, ठीक है, वाटर में घुला हुआ है रबर के पार्टिकल। तो हम आपको बताया कि लैटेक्स में 30 से 40% होता है, फिर उसको डाइल्यूट करके एसिटिक एसिड 1% डाल देते हैं। अब डालने के बाद 3-4 घंटे के बाद, कितने, 3-4 घंटे के बाद क्या होता है कि रबर यहाँ पर आके कोएगुलेट हो जाता है और बिल्कुल पनीर जैसा होता है। इसको आप बाहर कर लीजिए, गर्म रोलर से इस पर रोल कर दीजिए, रबर का सीट चादर बन जाएगा, ठीक है। यही सारी प्रोसेस होता है। और इसका पेड़ जो होता है भारत, इंडोनेशिया, साउथ अमेरिका, उसके अलावा श्रीलंका, इस सब देश में रबर का प्लांट होते हैं। ये एक नेचुरल रबर है और नेचुरल पॉलीमर है, आप देख ही रहे हैं, और कुछ खास बात है नहीं। तो पहले इसमें लिखिएगा, लिखिए इसमें द नेचुरल पॉलीमर, द नेचुरल पॉलीमर which is obtained from latex, obtained from latex, मैंने लिख दिया। latex is called natural rubber, नेचुरल रबर। हो गया। फिर उसके बाद लिखिएगा नीचे एरो देकर, दिस लैटेक्स इज ऑब्टेन्ड, दिस लैटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर, BARK, the bark of rubber tree, the bark of rubber tree, the bark of rubber tree, and is found in India, Sri Lanka, Malaysia, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अमेरिका, हो गया। क्या समझ में आया कि रबर एक पेड़, रबर की पेड़ होती है जो बहुत सारे कंट्री में मैंने बताया कि वहाँ पर होते हैं। उस पेड़ के जो बार्क होते हैं, उसके जो छाल होते हैं, वहाँ से हम लैटेक्स निकालते हैं। ये बिल्कुल मिल्क जैसा होता है। शुरुआत में इससे 30 से 40% रबर रहते हैं और वाटर में डिजॉल्व रहता है। हम उसको क्या काम करते हैं, उसमें फिर वाटर मिलाते हैं, जिससे क्या होते हैं कि जो रबर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। उसमें हम एसिटिक एसिड जैसे ही डालेंगे 1% के आसपास में, वो नीचे आके बैठ जाएगा। रबर को आप बाहर कर लीजिए। पहले वाटर मिला के डाइल्यूट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि डाइल्यूट करने के बाद रबर की जो अमाउंट होती है 30 से 40%, वो फिर घटती है। फिर हम लोग उसमें 1% एसिटिक एसिड मिलाते हैं। एसिटिक एसिड मिलाने के बाद जो भी रबर बचे होते हैं सब आके वो नीचे बैठ जाते हैं प्योर फॉर्म में, ठीक है। यही प्रोसेस था लैटेक्स का। अब इसमें कुछ और, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टोमर होती है, उतनी अच्छी नहीं होती बट होती है। तो लिखिएगा नीचे एरो देखें, इट इज़ इलास्टोमर, it is elastomer addition
इट इज़ इलास्टोमर एडिशन, क्योंकि पढ़ चुके हैं इसके मोनोमर आइसोप्रीन है, उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। इलास्टोमर एडिशन एंड होमोपॉलीमर, एक ही मोनोमर से बने होते हैं। एंड होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर हो गया, कोई प्रॉब्लम। इलास्टोमर का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? इलास्टोमर का एग्जाम्पल है, एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल और होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एरो देखिए, लिखिए इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ, इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। फिर नीचे एरो देके लिखे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। क्यों बताते हैं, पहले आप लिखिए सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन तो समझ ही गए होंगे। सिस क्या बताया था, 1,4 क्या बताया, तो ये बताते हैं। पहले ये पॉइंट लीनियर पॉलीमर है, आइसोप्रीन का मतलब इसका मोनोमर आइसोप्रीन है, इसका दूसरा नाम पॉलीआइसोप्रीन है। सिस 1,4 क्या बताता है ये बता रहे हैं। नेक्स्ट एरो देख लिखिए इट हैज़ वीक वंडरवाल, वीक, इट हैज़ वीक कमज़ोर इंटरमॉलिकुलर वंडरवाल फोर्स, इंटरमॉलिकुलर वंडरवाल फोर्स, इंटरमॉलिकुलर वंडरवाल फोर्स। ठीक है, मतलब आइसोप्रीन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब इसके चेन बनेंगे तो उसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होंगे वो कौन होंगे? वंडरवाल फोर्स होंगे। कौन सा फोर्स होंगे? वंडरवाल फोर्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एरो देके लिखिएगा इट इज यूज्ड इन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग शूज, गोल्फ बॉल, जूता। गोल्फ बॉल एक खेल है, गोल्फ बॉल एटीसी, गोल्फ बॉल एटीसी, गोल्फ बॉल एटीसी लिख लिए। चलिए, हालांकि मैंने इसको पहले ही बना दिया था, फिर भी एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो नेचुरल रबर के जो मोनोमर हैं वो क्या है? आइसोप्रीन। बढ़िया। स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यही है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसका IUPAC नेम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका IUPAC नेम हो जाएगा, IUPAC नेम की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3 4 ना। 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, 4 कार्बन है तो ब्यूट ए रहेगा। कहाँ कहाँ? 1 पे और 3 पे, 1 3, 2 बार है तो डाई और डबल बॉन्ड है तो EN लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका IUPAC नेम भी आता रहता है, हम इसको हटा देते हैं, नंबरिंग करने के लिए मैंने ऐसे किया था। ठीक है, 2 पे मिथाइल है, 1 और 4 कार्बन है तो ब्यूटा, 1 और 3 पर 2 बार डबल बॉन्ड है। ठीक है, चलिए बनेंगे कैसे आपको पता है, इसको N बार रखेंगे, ले आइए CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या कहलाती है? पॉलीमेराइजेशन।
ठीक है, क्या करोगे जल्दी बता दो, याद है ना कुछ, कीजिए। स्टार्ट, CH2 सिंगल C, ऊपर में CH3, सिंगल को डबल करना है, डबल को सिंगल करना है, मैंने बताया था। इसको घेर के N लिख दीजिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, डबल सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल। तो यहाँ आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन है, उसको पॉली आइसोप्रीन बोलिए, और नहीं तो नेचुरल रबर बोलिए, ठीक है। ये आइसोप्रीन यहाँ N बार है, यहाँ हम सभी N बार आइसोप्रीन को जोड़कर एक बड़ा सा यूनिट बना दिए, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बना दिए, जिसको हम लोग नेचुरल रबर बोलते हैं। अब अगला सवाल ये है कि आइसोप्रीन से जब हम लोग नेचुरल रबर बनाए हैं तो N का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी के आसपास में N का वैल्यू रहता है। 11,000 से लेकर कितना 20,000 के आसपास में N का वैल्यू होता है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए, ये मैंने पहले भी बताया है। एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन तो जस्ट आएगा कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन, या आइसोप्रीन किन से पॉलीमर का मोनोमर है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है अच्छे लेवल में कि आइसोप्रीन का IUPAC नेम क्या है। स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो ये नहीं बन पाएगा, और इसमें तो कुछ खास बात है ही नहीं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिए, 1 2 3 4, ठीक है, ले लिए होंगे या रोक के लिख लीजिएगा। अब पता है हम लोग इसी को एक कैसे एक दूसरे से जुड़ता है, क्यों इसका नाम cis-1,4 बोलते हैं, उसी को समझते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। मैंने यहाँ C लिखा, ठीक है, ऊपर में CH3 CH2, ये डैश कर दिए, समझ गए होंगे, ए वाला लाइन है, ऊपर में CH3 है, डबल बॉन्ड दिख गया होगा, C है, H दिख रहा होगा, और फिर नीचे क्या है ज़रा बता दीजिए, और नीचे क्या है CH2 है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी तरह से एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगी, और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगी। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वह एक दूसरे से वंडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? वंडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं। तो अगर हम लोग अगला स्ट्रक्चर बनाने की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो हम लोगों को क्या काम करना होगा कि इसी से जो आप ये जो देख रहे हैं CH2, ठीक है, उसी से हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक और ग्रुप लेते हैं CH2, और ये C हो गया, नीचे CH3 कर दिए, और ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या कर देते हैं CH2, और यहाँ पर क्या कर देते हैं H। नेक्स्ट कुछ ऐसा होगा, नेक्स्ट ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लीजिए, इस तरह से मैंने बनाया इसको H। उसके बाद फिर क्या काम हो जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आप क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, अब वहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होगी। तो वहाँ से इसकी अगर हम लोग कहानी को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको हम लोग नीचे लेकर आते हैं और CH2 लिखते हैं, और फिर जस्ट इसके सामने ऐसा, ठीक है। बच गया क्या? तो CH3, और क्या बच गया H, और फिर क्या CH2। इसी तरह से ये जुड़ती हुई चली जाती है, इसी तरह से क्या होती है, ये जुड़ती हुई चली जाती है। तो गौर से ज़रा देखिएगा, पहले पूरा एक पहले ध्यान से समझिए। ए है नेचुरल रबर, डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड देख लिए, CH3 CH3,
CH2 इधर साइड है, इधर और जुड़ने वाला है। C के पास H है, हाँ है CH2। तो आपको पता है कि यही ना एक के बाद दूसरा आएगा। तो देखिए ये पहला है, दूसरा और तीसरा, मैंने यहाँ पे 3 यूनिट लिया है, तो दूसरा आके जुड़ गया। देखिए CH2 फिर CH3 है, डबल बॉन्ड है, फिर उसी तरह से H है ऊपर में CH2, फिर तीसरा आके जुड़ गया। तो ज़रा गौर से देखिए, ये गौर से देखिए, ए डबल बॉन्ड और ए डबल बॉन्ड, ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ना, ये जो दोनों डबल बॉन्ड, ये जो ए और ए डबल बॉन्ड जो दिख रहे हैं, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि सिस और ट्रांस का कंसेप्ट ये होता है कि अगर हम लोग सिस की बात करेंगे तो कोई जब आइडेंटिकल कोई भी ग्रुप अगर 90 डिग्री पर आती है तब हम उसको सिस बोलते हैं, मतलब एडजेसेंट साइड पर। और वही ग्रुप अगर क्या हो जाए बताइए, आमने सामने आ जाए, अपोजिट आ जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। यानी कि दोनों के बीच में एंगल 180 हो तब हम उसको बोलते हैं ट्रांस। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन सिस है। और जुड़ा कहाँ से ज़रा देख लीजिए, अगर हम लोग जुड़ने की बात करेंगे तो आप खुद सोच लीजिए 1 2 3 4, तो देखिए 1 और 4 जुड़ा है, पहला और क्या चौथा, ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4। फिर इसका देखिए 1 2 3 4, तो 1 और 4 जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम दे देते हैं इसका, ज़रा बोलिए तो, सिस क्या 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसको बनाना है तो जल्दी बना लीजिए, पॉलीआइसोप्रीन, सिस डबल बॉन्ड के कारण, ठीक है। 1,4 1 और 4 से जुड़ा हुआ है, और पॉली मतलब इसमें बहुत सारा आइसोप्रीन होंगे, जल्दी नोट कीजिए। और ऐसा जो ये जो देख रहे हो कितने बार होंगे, 11,000 से लेकर 20,000 के बीच में। इसको नीचे बना सकते हैं आप अगर आपका मन हो तो। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, अगर बनाना होगा तो इसको फिर यहाँ पे रिपीट करेंगे, फिर ये वाला आगे जाके रिपीट होता चला जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिए। 1 2 3 4 5। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हटाते हैं नेचुरल रबर को, नेक्स्ट टॉपिक डालिए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेचुरल रबर के बाद सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, मुझे इसमें बताना नहीं, मैंने पढ़ा दिया है। ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन, ये अच्छे क्वालिटी के रबर होते हैं जिसको हम लैब में बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, लैब में बनाते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये नेचुरल रबर के उसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा होता है, इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है। नेचुरल रबर में बहुत सारे प्रॉपर्टी की जो बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन सारे प्रॉपर्टी में हम लोग क्या किए, सुधार किए और कुछ नया किए, लैब में बनाए। और हमेशा नेचुरल जब भी हम लोग सिंथेटिक रबर को बनाते हैं तो उसमें ब्यूटाडाइन रहता है या उसका कोई डेरिवेटिव रहता है, तो लिख लीजिएगा इसमें, द रबर व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन, द रबर व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन laboratory, the rubber which is prepared in laboratory is called synthetic rubber, is called synthetic rubber। ठीक है, जिसको कहाँ पे बनाते हैं, लैब में, उसी को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबर। आगे लिखिएगा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय
It is obtained by polymerization of butadiene or its derivative, butadiene और its डेरिवेटिव। मतलब इसको बनाना है तो ब्यूटाडाइन या उसी के डेरिवेटिव से बनाइए, हो गया। नेक्स्ट और देख लिखिएगा, दे आर मोर फ्लेक्सिबल rigid RIGID, more flexible, rigid and durable than natural rubber, durable than natural rubber, durable than नेचुरल रबर। बढ़िया है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ब्यूना एन ब्यूना एस नियोप्रेन etc, ब्यूना एन ब्यूना एस नियोप्रेन etc। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, बल्कनाइजेशन ऑफ रबर, बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। चलिए, नेचुरल रबर जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपा होते हैं। उसको हम स्ट्रेच डिफॉर्म करते हैं, मतलब उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, बट उतने अच्छे नहीं होते हैं। एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, इस सब में घुल जाते हैं। वियर एंड टियर, टूट फूट की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, आसानी से टूट फूट जाते हैं। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है। इन सभी प्रॉपर्टी को सुधार की ज़रूरत हुआ और हम इंसान इसमें सल्फर मिला के गर्म कर दिए, तो जो रबर बना वही कहलाता है बल्कनाइज्ड रबर, और जो प्रोसेस से बना वो कहलाता है बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। मतलब जो पेड़ से जो रबर आपको मिला है वो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी विशेषता इतनी अच्छी नहीं है। चिपचिपा है, सॉफ्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं सह पाते हैं। इन सभी प्रॉपर्टी को सुधार की ज़रूरत हुआ, मॉडिफाई करने की ज़रूरत हुआ, और हम इंसान उसमें सल्फ़र मिला के गर्म कर दिए। अब वही सल्फ़र जो है वो क्या काम किया कि आइसोप्रीन जो होते हैं नेचुरल रबर के, जो मोनोमर होते हैं, उसमें क्रॉस लिंकिंग कर लिया, सल्फ़र क्रॉस लिंकिंग कर लिया, जिसके कारण ये हार्ड हो गया, जिसके कारण इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया, ये तमाम चीज़ बढ़ गया। तो सिंपल भाषा में किसी नेचुरल रबर को प्रॉपर्टी के सुधार के लिए सल्फर मिला के गर्म करने की बात को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो लिखिएगा इसमें, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर with sulfur to modify और improve, एक ही बात है, to modify और improve its properties
Its properties is called vulcanization of rubber. Vulcanization of rubber and the rubber is called vulcanized rubber, and the rubber is called vulcanized rubber. रबर इज कॉल्ड वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं, ऐसा कुछ करके क्या है, ये सब नेचुरल रबर है, ऐसे करके मैंने बना दिया, यहाँ पे लिख दिया नेचुरल रबर। क्या मिलाओगे, सल्फर मिला के क्या कर दो, गर्म कर दो। गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सब जो आप देख रहे हैं उसमें सल्फ़र जो है वो लिंक बना लेगा। तो यही जो लिंक जो बनाया सल्फ़र, जो क्रॉस लिंक, ये क्या है देखिए, तो यही रबर को क्या बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबर। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। जल्दी पिक्चर बना लीजिए, जल्दी बनाइए पिक्चर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। गर्म कर दो, क्या मिलाकर, सल्फर। तो कहानी तो वही है, अब क्या होगा कि यही लिंक बना लेगा। देखिए आप पे डिपेंड करता है, बना लीजिए। यही है क्रॉस लिंक। और यही क्या है, वल्कनाइज्ड रबर। ये क्या है, नेचुरल रबर। और ये क्या है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। जल्दी, सब एक ही बात है, दोनों पिक्चर की बात वही है, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट 1, रोक के स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5। चलिए, एनसीईआरटी में इसको ऐसे भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या काम कीजिए कि पहले तो आइसोप्रीन का जो नेचुरल रबर से जो बना है उसको लिख दीजिए। तो क्या था, CH2 यहाँ डैश था, ऊपर में CH3 था ना, यहाँ डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ क्या था, CH2 यही था। एक बार और CH2, नीचे CH3 कर दीजिए, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या काम किया था कि ये डबल बॉन्ड को तोड़ दिया था। ठीक है, तोड़ा हुआ है। और यहाँ पर इससे क्या जोड़ दिया हुआ है,
सल्फर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट डाउन ये भी कर लीजिए। इसको ही बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। एक ही बात है सब में, देखिए एक दूसरे से आइसोप्रीन आइसोप्रीन सल्फर लिंक बीच में बना लिया। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट के लिए रेडी रहिए। 1 2 3 4 5 हो गया होगा। चलिए नीचे लिख लीजिएगा। इट गिव्स ग्रेटर elasticity and ductility, वायर खींचना, ductility, फुल स्टॉप देके, सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक नेटवर्क, जालसा क्रॉस लिंक नेटवर्क्स। इलास्टिसिटी समझते हैं ना, स्प्रिंग, डक्टिलिटी वायर बनाने की जो टेंडेंसी होती है। नेटवर्क व्हिच गिव्स क्रॉस लिंक नेटवर्क व्हिच गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द रबर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द रबर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द रबर। समझ गए? सल्फर क्रॉस लिंक बना लेता है नेटवर्क, और ये क्या करता है बताइए, रबर को शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। नीचे एरो देख लिख सकते हैं, द एक्सटेंट EXTENT, द एक्सटेंट ऑफ स्टिफनेस STIFFNES, कितना कठोर है। द एक्सटेंट ऑफ स्टिफनेस ऑफ वल्कनाइज्ड रबर depends upon the amount of sulfur added, ये बता रहा है कि यहाँ पर जितना सल्फ़र ऐड कीजिएगा इसी बात पर डिपेंड करेगा ये कितना हार्ड होगा, इसमें कितना चिपचिपा नहीं रहेगा। ये सारी बात सल्फ़र कितना ऐड करते हो इसी बात पर डिपेंड करेगा। 1 से 3% तक ऐड करोगे तो सॉफ्ट रहेगा, 3 से 10% तक ऐड करोगे तो ये हार्ड बन जाएगा। और टायर का जो रबर होता है उसमें हम लोग 5% सल्फर मिलाते हैं। तो यही बात लिखा है कि सल्फ़र प्रॉपर्टी में सुधार करती है, तो ये सल्फ़र जितना ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट होगा। 1 से 3% मिलाओगे तो सॉफ्ट रहेगा, 3 से 10% मिलाओगे तो हार्ड रहेगा, 5% मिलाकर हम लोग टायर्स जो ट्यूब होते हैं, टायर होते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड वल्कनाइज्ड रबर, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड वल्कनाइज्ड रबर। नेचुरल रबर एंड वल्कनाइज्ड रबर, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड वल्कनाइज्ड रबर। एक साइड में लिखिए नेचुरल रबर, और दूसरे साइड में लिखिएगा वल्कनाइज्ड रबर। एक साइड में लिखिए नेचुरल रबर, दूसरे साइड में लिखिए वल्कनाइज्ड रबर। जल्दी जल्दी लिखिए, कुछ खास बात नहीं है।
नेचुरल रबर में लिखिएगा इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी, इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी, मुलायम चिपचिपा, इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी। इधर लिखिएगा इट इज़ हार्ड एंड नॉन स्टिकी, वो हार्ड होता है और न चिपचिपा नहीं होता है। इट इज़ हार्ड एंड नॉन स्टिकी, इट इज़ हार्ड एंड नॉन स्टिकी। आगे लिखिए इट हैज़ लो इलास्टिसिटी, इट हैज़ लो इलास्टिसिटी, इट हैज़ लो इलास्टिसिटी, इट हैज़ लो इलास्टिसिटी, लो इलास्टिसिटी। समझ गए होंगे कि इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, बताइए इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इट हैज़ हाई इलास्टिसिटी, इट हैज़ हाई इलास्टिसिटी, इट हैज़ हाई इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी। कोई प्रॉब्लम? इसकी इलास्टिसिटी लो होती है, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है पता ही आपको। नेक्स्ट लिखिए इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींचने की शक्ति। इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उधर लिख लीजिए इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए इट हैज़ लो बियर एंड टीयर, टूट फूट, बियर एंड टीयर, टूट फूट, बियर एंड टीयर रेसिस्टेंस, टूट फूट के प्रति कम रोकने की टेंडेंसी होती है, मतलब टूट फूट जल्दी जाता है सिंपल भाषा में। लो बियर एंड टीयर रेसिस्टेंस, उधर लिखिए इट हैज़ हाई, इट हैज़ हाई बियर एंड टीयर रेसिस्टेंस, इट हैज़ हाई बियर एंड टीयर रेसिस्टेंस। ठीक है, उसकी बियर एंड टीयर की जो प्रॉपर्टी होती है, रोकने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा, मतलब जल्दी टूट फूट नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए इट इज़ सॉल्युबल इन, इट इज़ सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स लाइक, सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, ETC। मतलब ये ईथर में कार्बन टेट्राक्लोराइड पेट्रोल में घुल जाता है, ETC। इधर लिखिए इट इज़ इनसॉल्युबल इन, इट इज़ इनसॉल्युबल इन, insoluble in all the common solvent, all the common solvent, all the common solvent, solvent हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा इट कैन बी यूज्ड, नेचुरल में इट कैन बी यूज्ड ओवर ए, ओवर ए वाइड नैरो रेंज, वाइड नैरो रेंज, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। कहाँ से कहाँ? 60 डिग्री से लेकर 10 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक।
लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। मतलब इसका यूज हम 10 से 60 50 डिग्री को चेंजिंग है बट नैरो, उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाइड नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना, 10 डिग्री से लेकर 60 डिग्री। उधर लिखे इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड ओवर ए wide range of temperature, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और कितना, -40 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक। देखिए ये लंबा अच्छा खासा रेंज है ना, इसमें भी है बट नैरो है, 50 का ही है। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा है, -40 से लेकर 100 डिग्री तक। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता इन सब टॉपिक में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, इससे क्वेश्चन बन भी नहीं रहा है ज़्यादा, बट देख सकते हैं नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन है, उसका IUPAC नेम देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट बात की सिंथेटिक रबर क्या है जिसको लैब में बनाते हैं, ब्यूनाइन, ब्यूनाइस, ये सब नियोप्रिन इसका एग्जांपल है। बल्कनाइजेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें क्या मिलाते हैं, तो सल्फर मिला के इसको गर्म करते हैं जिससे इस पर प्रॉपर्टी में सुधार हो जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा सल्फर मिलाइएगा उसकी स्टिफनेस उतना ही ज़्यादा होगा। ये सब डीप की बात है, मैंने जो इंपॉर्टेंट बात था मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। देखते हैं पॉलीथीन कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। फर्स्ट लिखिए लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDP शॉर्ट में, लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP। बनेगा कैसे, पॉलीथीन है तो मोनोमर तो यही होगा इथीन, इसके मोनोमर क्या होंगे ज़रा बता दीजिए। इसके मोनोमर आप देख रहे हैं कि इथीन होगा, इसके मोनोमर क्या होंगे, इथीन होगा। अब यहाँ पर कितना, 1000 से लेकर 2000 ATM प्रेशर, और क्या, तो 350 से लेकर कहाँ 570 केल्विन टेम्परेचर, ये दोनों कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। तो प्रेशर ये होती है, आप समझ जाएंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेशर और ये टेम्परेचर है। और क्या रहता है, ट्रेसेज ऑफ डाइऑक्सीजन और परऑक्साइड एज कैटलिस्ट। तो ये सब ना ब्रांच में एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है, ब्रांच में, लिनियर के साथ ब्रांच में। और आपको पता ही है जब ब्रांच में जुड़ेंगे तो पैकिंग अच्छा नहीं होगा, पैकिंग अच्छा नहीं होगा तो डेंसिटी कम होगा, तो क्या बन जाएगा, LDP। तो कुछ खास बात नहीं, वही पुराना बात ही है, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसमें एरो देके लिखिए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ethene under high pressure and temperature in the presence of under high pressure and temperature in the presence of traces of कुछ बूंद
ट्रेसेज ऑफ डाई ऑक्सीजन और peroxide as a catalyst, as a catalyst, as a catalyst, जल्दी नोट कीजिए, ए कैटलिस्ट। लिख ले होंगे, रोक के भी लिख सकते हैं आप। चलिए अब आगे लिखिएगा। इट इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, पढ़ाएंगे, पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुकी है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कुछ नहीं भाई साहब, इसको बीच से तोड़ना है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट एरो देख लिखिए। इट हैज़ ब्रांच चेन, पहले ही बता दिए। इट हैज़, नया कुछ नहीं इसमें, बस जो नया था मैंने यहाँ लिख दिया। इट हैज़ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा। इट हैज़ लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट due to branching, due to branching हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इसकी डेंसिटी लो हुआ, मेल्टिंग पॉइंट भी लो क्यों हुआ, क्योंकि इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, क्लोज पैकिंग नहीं है, ब्रांचिंग के कारण क्लोज पैकिंग नहीं। आप पढ़ चुके हैं ना ये चीज़ तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ऐसा लिनियर होता है ये ब्रांच, तो इन ब्रांचों के कारण इसका पैकिंग अच्छा से नहीं हो पाया, इसी कारण है कि इसका डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट। अगला लिखिए। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, बताने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, देख सकते हैं आर पार। इट इज़ ट्रांसपेरेंट। अगला लिखिए। इट हैज़ मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज़ मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींच सकते हो, मॉडरेट होता है, बीच में होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ना बिल्कुल कम होता है ना ही बिल्कुल ज़्यादा होते, बीच में होते हैं। मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट लिखिए। इट इज़ केमिकली इनर्ट, केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट इज़ केमिकली इनर्ट, कॉमा देकर टफ, TOUGH, हार्ड होता है, टफ बट फ्लेक्सिबल, बट फ्लेक्सिबल मतलब इस पर केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब आसानी से सड़ने गलने वाला है नहीं, हार्ड होता है बट फ्लेक्सिबल, लचीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट एरो देखिए, लिखिए। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, पहले ये लिख लीजिए। इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट का कंडक्ट। इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होते हैं। इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट लिखिएगा। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इंसुलेशन ऑफ, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिकल वायर पे जो कवर देखते हैं वो इसी का रहता तो औरों का भी है बट इससे भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। नेक्स्ट लिखिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग, it is also used in making
plastic bag. It is also used in making plastic bag, squeeze bottle, SQUEEZE, squeeze bottle, flexible pipe, toy, flexible pipe, toy, etc. हो गया। नेक्स्ट लिखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग होती है यहाँ पर, ये सब हटाते हैं इसको। काम तो यही होगा, बस ये लीनियर जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? लीनियर। तो यहाँ पर 6 से 7 ATM प्रेशर होंगे, 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर होंगे, और कैटलिस्ट होते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या होते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिसके अगर हम लोग फार्मूला की बात करेंगे तो इसकी फार्मूला होती है TiCl4Al, C2H5 का होल थ्राइस, ठीक है। यही फार्मूला होती है इसकी, TiCl4 + Al, C2H5 का होल थ्राइस होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। और हम लोग इसको कैसे जोड़ते हैं? इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो लीनियर जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं इसको? लीनियर जोड़ते हैं। और इसका भी एक बड़ा अच्छा कहानी है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट बताते हैं। पहले इसमें एक लाइन लिखिएगा इसमें, इट इज़ फॉर्म्ड when addition polymerization of आके बैठने के लिए बोलो ना। addition polymerization of ethene takes place in a hydrocarbon solvent in the presence of 'a catalyst at a temperature of 333 to 343 Kelvin and under a pressure of 6 to 7 ATM. 6 to 7 ATM। इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे जो बचा हुआ उसको कल लिखाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।